सोचिए, क्या सच में हफ्ते में 70 घंटे काम करना सफलता की गारंटी है, या फिर हम बस एक बहुत बड़े मानसिक स्वास्थ्य संकट की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं। आजकल हर तरफ बस इसी 70 आवर वर्क वीक की बहस छिड़ी हुई है ना। एक तरफ कंपनियों की ग्रोथ का भारी दबाव है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में लोग बुरी तरह से बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन पूर्वी दर्शन और आज के आधुनिक विज्ञान को मिलाकर इस भयंकर स्ट्रेस का एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल उपाय निकाला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम हमेशा अपने फ़ोन से, इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, फुल डिजिटल कनेक्टिविटी, लेकिन फिर भी अकेलापन आज एक भयंकर महामारी बन चुका है। हमारे सोर्स मटेरियल में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इतनी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद लोग अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी सर्जन जनरल जैसी बड़ी मेडिकल हस्तियों ने भी बाकायदा चेतावनी दी है। मतलब ये लगातार काम का दबाव और अंदर का अकेलापन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आज के समय की एक बहुत ही सीरियस और रियल प्रॉब्लम बन गई है। और यहीं पर हमारे इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर की असल शुरुआत होती है। शांति का विज्ञान, श्री श्री रविशंकर और आर्ट ऑफ लिविंग का एक विश्लेषण। हमारा मकसद यहाँ किसी भी तरह का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो उन बेहद प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड माइंडफुलनेस रणनीतियों को डीकोड करने वाले हैं जो पूर्वी दर्शन से निकली हैं और जिन्हें आज दुनिया भर में स्ट्रेस को मात देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाग 1, वैश्विक बर्नआउट महामारी और एक प्रमुख व्यक्तित्व। तो जब पूरी दुनिया इस मानसिक तनाव और बर्नआउट से जूझ रही है, तब एक बहुत बड़े ग्लोबल मूवमेंट ने इसके समाधान पर काम किया है। और इसके पीछे हैं श्री श्री रविशंकर, जिन्हें दुनिया भर में एक आध्यात्मिक गुरु और शांति दूत माना जाता है। उन्होंने ध्यान और सांस लेने की कुछ खास तकनीकों के जरिए इस मॉडर्न क्राइसिस से निपटने का एक अनोखा रास्ता दिखाया है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 180, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन देशों की संख्या है जहां आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन आज एक्टिवली काम कर रहा है। 1981 में शुरू हुआ ये फाउंडेशन पूरी तरह से वॉलंटियर चलाते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस फाउंडेशन को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में एक विशेष सलाहकार का दर्जा मिला हुआ है। सोचकर देखिए, इसका स्केल इतना बड़ा है, जो साफ बताता है कि आज पूरी दुनिया को तनाव से मुक्ति दिलाने वाले इन टूल्स की कितनी सख्त जरूरत है। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, उद्गम और स्वतंत्रता। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए इसके इतिहास और इसके संस्थापक की एक स्वतंत्र यात्रा पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से नजर डालते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फिलॉसफी अपनी ऐतिहासिक जड़ों से निकलकर आज के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक कैसे पहुंची। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 1956 में दक्षिण भारत में जन्मे श्री श्री ने 1973 में कुछ बहुत ही अनोखा किया। उन्होंने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और वैदिक साहित्य दोनों में एक साथ डिग्री हासिल की। मतलब एक तरफ हार्ड साइंस और दूसरी तरफ प्राचीन आध्यात्मिकता। एकदम रेयर कॉम्बिनेशन है ना। फिर 1970 के दशक में उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले महर्षि महेश योगी के साथ काम किया और इसके बाद अपनी खुद की एक अलग राह बनाते हुए 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग की नींव रखी। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है, उन्होंने महर्षि महेश योगी से अलग होने का फैसला क्यों किया? उनके ही शब्दों में वो पिछला आंदोलन काफी बौद्धिक था, लेकिन उसमें सेवा का या आम लोगों की जमीनी स्तर पर मदद करने का कोई पहलू नहीं था। उन्होंने उसे एक सोने का पिंजरा कहा। उन्हें लगा कि उन्हें दूर दराज के गांवों में जाना चाहिए, यहां तक कि इराक और कोलंबिया जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाकर काम करना चाहिए। बस इसी जमीनी सेवा के भाव ने इस नए आंदोलन को जन्म दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन क्रिया का विज्ञान। अब हम उस कोर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिस पर यह पूरा मूवमेंट टिका है। 1982 में कर्नाटक की भद्रा नदी के किनारे 10 दिन के गहरे मौन के बाद यह तकनीक ईजाद हुई। और मैं बता दूं, यह कोई जादुई या रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बनाई गई एक बहुत ही सटीक मैकेनिकल ब्रीदिंग प्रोसेस है। और ये कितने शानदार तरीके से काम करता है वो इन स्टेप्स से समझिए। ये प्रैक्टिस 4 एकदम क्लियर मैकेनिकल हिस्सों में बटी है। पहला है उज्जयी या विजयी श्वास। ये थोड़ी धीमी और गहरी सांस होती है। दूसरा है भस्त्रिका यानी धौखनी श्वास, जिसमें बहुत तेजी से सांस ली और छोड़ी जाती है। तीसरा स्टेप है ओम का उच्चारण, जो दिमाग को शांत करता है। और फाइनली चौथा मेन सुदर्शन क्रिया, जो एक खास रिदमिक चक्रीय श्वास की तकनीक है।
ये पूरी की पूरी प्रोसेस इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपका दिमाग अपने आप ध्यान की अवस्था में चला जाए। अब आप शायद सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा होता है? अगर हम बिल्कुल फैक्चुअल और साइंटिफिक नजरिए से देखें तो इसका जवाब है हाँ। येल यूनिवर्सिटी जैसे टॉप संस्थानों ने इस पर इंडिपेंडेंट रिसर्च की है और डेटा क्या कहता है? डेटा बताता है कि ये ब्रीदिंग टेक्निक शरीर में कॉर्टिसोल यानी उस विलन स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को सीधे सीधे गिरा देती है। इसके साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और नींद की क्वालिटी को काफी बेहतर बनाती है। मतलब जो आध्यात्मिक दावे किए जाते हैं उनके पीछे सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ मौजूद है। अब आते हैं फिलॉसफी पर, दर्शन, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है ना, एक दूसरे के एकदम अपोजिट। लेकिन इस फिलॉसफी के हिसाब से ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा इस थॉट पर गौर कीजिएगा। विज्ञान पूछता है ये क्या है और आध्यात्मिकता पूछती है मैं कौन हूं। दोनों ही इंसानी फितरत से निकले हैं, कुछ नया जानने की इच्छा। इस दर्शन का एक बहुत ही लॉजिकल तर्क यह है कि बाहरी दुनिया में अगर कुछ भी क्रिएटिव करना है तो अंदर शांति होना मस्ट है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आर्किमिडीज हों या आइजैक न्यूटन, उनके दिमाग में वो यूरेका वाले मोमेंट्स और सबसे बड़े साइंटिफिक आइडियाज तब आए जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड और शांत थे। सच तो ये है कि एक शांत दिमाग ही असली इनोवेशन का पावर हाउस होता है। सेक्शन पेशेवर उत्पादकता के लिए माइंडफुलनेस। तो चलिए अब इन बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं उन मॉडर्न प्रोफेशनल्स के लिए जो रोज बैक टू बैक मीटिंग्स, डेडलाइंस और भारी काम के प्रेशर से जूझ रहे हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये डायरेक्ट तुलना, एक स्ट्रेस्ड माइंड और एक मेडिटेटिव माइंड के बीच का फर्क। एक तनाव से भरा दिमाग हमेशा बस रिएक्ट करता है, उसका फोकस पूरी तरह बिखरा होता है और न चाहते हुए भी वो पॉजिटिव एनर्जी को दूर भगा देता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, एक ध्यानात्मक मन किसी लेजर बीम की तरह होता है, एकदम क्लियर, हाईली फोकस्ड। और वर्क प्लेस पर यही लेजर जैसी क्लैरिटी आपको बेहतर फैसले लेने और नया सोचने में मदद करती है। और इसी लेजर फोकस को पाने के लिए मील्स एंड मेडिटेशन यानी भोजन और ध्यान जैसे शानदार कॉन्सेप्ट्स सामने आ रहे हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज कई फॉर्च्यून 500 कंपनियां इन टेक्निक्स को अपने डेली रूटीन में शामिल कर रही हैं। सोचिए, लंच ब्रेक के दौरान बस कुछ मिनटों की माइंडफुलनेस या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इससे टीम के बीच बॉन्डिंग तो बढ़ती ही है, साथ ही बिना बर्नआउट हुए आप पूरे दिन अपनी एनर्जी और फोकस टॉप लेवल पर मेंटेन रख सकते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि इसे हम अपनी डेली वर्क लाइफ में कैसे उतारें। पहला टिप, पुरानी बातों या वर्क प्लेस के मनमुटाव को जाने दें, क्योंकि वो सच में बस आपकी एनर्जी सोखते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल रिश्तों में हमेशा ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तीसरा, जब भी लगे कि स्ट्रेस हावी हो रहा है तो बस एक छोटा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपना माइंडसेट रीसेट कर लें। और सबसे कमाल की चीज़, उस स्थिति को एक्सेप्ट करें जिसे कहते हैं एक सुंदर मुझे नहीं पता। मतलब सब कुछ जानने का प्रेशर छोड़ दें और अज्ञानता को कुछ नया सीखने का एक शानदार मौका मान लें। इस एक्सप्लेनर के आखिर में स्क्रीन पर दिख रहा ये कोट पूरी फिलॉसफी को एकदम परफेक्टली समराइज कर देता है। ध्यान या सुदर्शन क्रिया का असली गोल सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। दिमाग की स्पष्टता, दिल की सफाई, ये सब तो बस इस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स हैं। असल मकसद तो वर्क प्लेस के सारे स्ट्रेस और कड़वाहट को पीछे छोड़कर अंदर से एकदम फ्री फील करना है। फ्रस्ट्रेशन वाले मुझे नहीं पता से बाहर निकलकर एक नई जिज्ञासा और आश्चर्य से भरे सुंदर मुझे नहीं पता तक का सफर। असल में यही तो जीवन है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर ने हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया रखा है। अब सवाल यह है, जब कल सुबह आप फिर से एक तनाव भरे दिन का सामना करेंगे तो क्या आप फिर से उसी काम के बोझ तले दबना चुनेंगे, या फिर मन की स्पष्टता और इस लयबद्ध श्वास के विज्ञान का इस्तेमाल करके अपने उस पूरे दिन को, अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे? ये चॉइस आपकी है, सोचिएगा जरूर। यदि आपको यह जीवनी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें। जय सनातन।